गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी में फर्स्ट बुक चल रही थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इस बुक में अपना जो अंतिम चैप्टर है मानव बस्ती, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर की अपने 2 क्लास हो चुकी है। आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज इस चैप्टर की अपने अंतिम क्लास है। तो देखो भैया, अपने बात कर रहे थे नगरीय बस्तियों की। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपने बात की थी नगरीय बस्तियां कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, कार्य के आधार पर, आकृति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। इस प्रकार से अपने लास्ट जो क्लास थी उसमें नगरीय बस्तियां जो थी उनका वर्गीकरण अपने किया था। और आज की जो क्लास है भैया, इसमें अपने बात करेंगे नगरीय बस्तियों की समस्याएं, नगरीय क्षेत्रों के कार्य, WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार एक नगर रणनीति की प्राथमिकता। ये 4 से 5 टॉपिक अपने शेष रहे हैं। इसके बाद में अपनी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके भैया, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले नगरीय बस्तियों की समस्याएं। देखो भैया, अब नगर जो होते हैं हालांकि अपने को देखने को ये बड़े सुंदर लगते हैं, सभी का रहने का मन करता है कि अपने भी नगरों में या शहरों में निवास करें। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समस्याएं होती है, उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में भी क्या पाई जाती है भैया, कुछ समस्याएं पाई जाती है। तो अपने यहाँ पर जो नगरीय क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनको अपने 3 भागों में बांटा गया है। पहली समस्या है भैया आर्थिक समस्या, दूसरी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं, और तीसरी है पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। अब आर्थिक समस्याओं में बात करते हैं। आर्थिक का मतलब किससे होगा भैया? सीधी सी बात है, पैसों से, व्यवसाय से, बिजनेस से संबंधित जो समस्याएं होती है। तो भैया आपने देखो जो नगर होते हैं भैया, कुछ जो नगर छोटे होते हैं, जो छोटे नगर होते हैं या विकासशील देश जो है, उन विकासशील देशों में भैया कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां की जनसंख्या कम होती है। एक प्रकार से नगर का सा माहौल उसमें कायम होता है, लेकिन सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसमें नहीं होती। तो जो विकासशील देशों के जो नगर होते हैं भैया, उनमें क्या होता है, रोजगार के साधन क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब लोगों के पास में रोजगार नहीं होता भैया। अब लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा, जिस नगर में वो रह रहे हैं वहां पर अगर लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा तो वे ही लोग क्या कर जाएंगे भैया, कहां चले जाएंगे, दूसरे शहरों की ओर चले जाएंगे। जो बड़े शहर है उनकी ओर वो क्या करेंगे, पलायन करेंगे। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में। अब ये यहां से दूसरे शहर में जाएंगे तो भैया उस दूसरे शहर में किसकी कमी हो जाएगी, आवास की कमी हो जाएगी, रहने की समस्या आ जाएगी, मकानों की समस्या आ जाएगी। तो वहां पर जो बस्तियां बसेगी फिर वो कैसी होगी, अनाधिकृत बस्तियां बसेगी। समझ रहे हो? मतलब पहली समस्या जो है वो क्या है, रोजगार की समस्या है। रोजगार की तलाश में व्यक्ति जो है वो एक नगर से शहर की तरफ जाता है। शहर में जाने पर आवास की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अनाधिकृत बस्तियों की संख्या में एक प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, ये हो गई भैया आर्थिक समस्याएं। ठीक है, रोजगार के साधनों की कमी होती है, आवास की कमी होती है, अनाधिकृत बस्तियों की संख्या ज्यादा होती है, शहरों की ओर पलायन पाया जाता है। दूसरी जो आती है भैया वो आती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। समाज से संबंधित, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपनी प्रथाएं, परंपराएं, इनसे संबंधित समस्याएं। अब सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं कौन सी है? देखो भैया, पहली समस्या जो आती है वो आती है सबसे मेन स्वास्थ्य एवं शिक्षा की। देखो भैया, नगरों में हालांकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा की कमी नहीं होती है, लेकिन जो पिछड़े हुए नगर है, जो विकासशील देशों के नगर है, यहाँ पर भैया अमीर जो व्यक्ति है, पैसे वाले व्यक्ति है, उनके लिए तो स्वास्थ्य और शिक्षा की भरपूर सुविधाएं हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, जो पिछड़े व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है भैया, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो भी अभी क्या है, कम है। तो पहली समस्या क्या हो गई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी समस्या, मेन रूप से किन के लिए, गरीबों के लिए। दूसरी भैया अपने जो मेन समस्या है वो क्या है, बेरोजगारी है भैया। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि अपने दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण भैया रोजगार के साधनों का क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। तो दूसरी अपने जो सामाजिक समस्या है वो क्या है, बेरोजगारी है। अब बेरोजगार होंगे भैया, एक स्टूडेंट है, उसने सारी मेहनत कर ली, 12वीं पास कर ली, BA कर ली, MA कर ली, BEd कर ली, उसका फिर भी रोजगार नहीं लग रहा है।
तो वह अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। सीधी सी बात है, अब जो वर्तमान जो समय चल रहा है उस समय में भैया अपनी आवश्यकताएं तो हो गई है ज़्यादा, ठीक है, और इनकम आ रही है कम। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, 2 नंबर का कार्य कर रहे हैं, एक अपराध प्रवृत्ति की ओर वे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा भैया, बेरोजगारी होने की वजह से क्या होती है, अपराधों में वृद्धि होती है। लोग जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं का पूरा करने के लिए, जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है भैया, वो गलत या अनुचित कार्य करता है। इसकी वजह से एक प्रकार से अपराधों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगली बात भैया, अपने जो नगर जो होते हैं उन नगरों में जो इमारतें होती है वो भी कैसी होती है, बहुमंजिला इमारतें होती है, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल, इस प्रकार की क्या होती है, इमारतें होती हैं। और वो इमारतें जो है वो लगभग एक प्रकार से कहे तो गंदी होती है, उनमें स्वच्छता का अभाव पाया जाता है। ओके, इसके अलावा यह लिंगानुपात में भी क्या होता है, असंतुलन होता है। असंतुलन इसलिए होता है क्योंकि जो पुरुष होते हैं भैया वो रोजगार की तलाश में किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उनका रोजगार की तलाश में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। इसकी वजह से वहां पर लिंगानुपात में क्या होता है, एक प्रकार से असंतुलन की स्थिति पाई जाती है। तो ये हो गई भैया अपने सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। तीसरी बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। भैया नगरों और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं कम होती है, नगरों में ये ज्यादा होती है। तो कौन कौन सी समस्याएं आती है, पहले तो आती है भैया स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, मतलब नगरों में पीने के लिए स्वच्छ जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होता। दूसरा भैया पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है, वायु प्रदूषण होता है नगरों में, ये आप समझते हो सब, ठीक है। तीसरा भैया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे, जो उद्योग धंधे होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती है, जो कारखाने होते हैं, इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है भैया वो फैक्ट्री से आएगा, नाले में जाएगा और नाले से जाकर वो किसी नदी, झील या समुद्र में जाकर उसको क्या कर देगा, अपशिष्ट कर देगा, ठीक है, उसको भी क्या कर देगा, दूषित कर देगा। इसके अलावा यार नगर जो होते हैं वहां पर किन की कमी होती है, पेड़ पौधों की कमी होती है, या एक प्रकार से कहे कि नगरों में पेड़ पौधों का विनाश होता है। क्यों, क्योंकि भैया नगरों की जनसंख्या ज्यादा होती है। अब ज्यादा जनसंख्या होगी तो उसके लिए आवास की समस्या उत्पन्न होगी। आवास के लिए या एक प्रकार से कह दे कि फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग धंधे, इनकी स्थापना करने के लिए जंगलों का क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे विनाश किया जा रहा है। क्लियर है। तो ये थी भैया अपने नगरीय बस्तियों की समस्याएं। 3 प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, और तीसरी हो गई पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब बात करते हैं भैया नगरीय क्षेत्रों के कार्य। देखो भैया अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की थी, ग्रामीण बस्तियों की अपने बात की थी, उस समय अपने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियों के कार्य या ग्रामीण क्षेत्र के कार्य। तो जो प्राथमिक कार्य होते हैं, जो प्राथमिक गतिविधियां होती है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, कौन से, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इस प्रकार के, वो तो किन में आते हैं भैया, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और ये गतिविधियां जो है वो ग्रामीण बस्तियों के द्वारा या ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां आएगी वो तो हो गए ग्रामीण बस्तियों के कार्य। अब क्वेश्चन पूछ ले नगरीय क्षेत्रों के क्या कार्य है, तो प्राथमिक के बाद में या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इनमें जो भी गतिविधियां आती है, जो भी कार्य आते हैं, जो भी सेवाएं आती है, वो सभी किसके कार्य हो जाएंगे, नगरीय क्षेत्रों के कार्य हो जाएंगे। ये सारी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। बस द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं भैया, जैसे मान लो प्रशासन से संबंधित है, व्यापार है, उद्योग है, यातायात है, खनन है, मनोरंजन है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, संचार है, ये जितने भी कार्य है वो सब किसके हो गए, नगरीय क्षेत्रों के कार्य। ठीक है। अब बात करते हैं अपने WHO। WHO का मतलब यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, के अनुसार एक स्वस्थ शहर कौन सा होता है। मतलब WHO ने भी कुछ मानक निर्धारित किए, कुछ शर्तें निर्धारित की है। उन्होंने कहा है कि जिनमें ये शर्तें होगी वह शहर जो है वो कैसा होगा, स्वस्थ शहर होगा। अरे जैसे अपने कह दे कि जिस बच्चे के
हाफ ईयरली में 90 प्लस आ रहे हैं, 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो इसी प्रकार से WHO जो है भैया, इसने भी स्वच्छ शहर के लिए कुछ शर्तें, कुछ बातें डिसाइड की है कि ये जिनमें होगी वह स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आएगा। कई बार ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO के अनुसार एक स्वस्थ शहर की कौन सी 4 विशेषताएं होती है। तो देखो भैया, इन पर चर्चा करते हैं। अपने पहली विशेषता तो क्या हो गई, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण हो। जहाँ का वातावरण साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, वह कैसा शहर होगा, स्वच्छ शहर होगा। दूसरा, वहाँ पर आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आधारभूत आवश्यकता मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ठीक है, ये जो व्यक्ति की आधारभूत सुविधाएं है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये जितनी भी उनकी क्या हो, पूर्ति हो। तीसरा भी है स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी हो। स्थानीय सरकार कौन सी, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सरकार होती है ना भैया, अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति वाली, ठीक है, सरपंच पंच वगैरह, इनमें स्थानीय समुदाय मतलब वहाँ के लोगों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। जैसे अपने भारत में होती है, भारत में अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जनता भाग लेती है, नहीं लेती, पंच के, सरपंच के, जो भी आपने चुनाव होते हैं उनमें जनता क्या लेती है, भाग लेती है। इसके अलावा यह वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक अपने बुक में और दिया हुआ है, हालांकि ये और ये लगभग सेम सा ही है, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट अपने देख लेते हैं इसको भी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको भैया शॉर्टकट में बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार नगर रणनीति मतलब कोई नगर है, उसकी रणनीति बनाते समय कौन सी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल सी यही है लगभग कौन कौन सी है। पहली, निर्धनों के लिए वहां पे क्या हो भैया, आश्रय स्थल हो, मतलब जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उनको वहां पनाह लेने के लिए, उनके रहने के लिए उनके आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा यह आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं कौन सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई, ये क्या है, एक व्यक्ति की आधारभूत सुविधाएं है, इनकी वहां पर पूरी एक प्रकार से आपूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होना चाहिए। मतलब महिलाओं की भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सेवाएं हैं, उनमें सुधार किया जाए, उनकी भी एक प्रकार से राजकीय सुविधाएं जो प्राप्त हो रही है उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इसके अलावा यह वहाँ का परिवहन तंत्र जो है वो कैसा होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, यातायात के साधन अच्छे होने चाहिए, सारे परिवहन के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करना, मतलब वायु प्रदूषण भी जो है वो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये था भैया अपने चैप्टर 10 मानव बस्ती, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, या अपने कहे कि आपकी ये बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे अपने जो सेकंड बुक है उसकी। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।